नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ नए टॉपिक के संग। इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स और उनका हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इसके तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हम वैलेंसी और हमारी मासेस के बारे में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक, इलेक्ट्रिकल और डिफरेंट टाइप के मासेस। तो यहाँ पर हम जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पॉलिटेक्निक की मन से पढ़ाई करना चाहते हैं कि जिससे आपका इस बार का 2022 का एग्ज़ाम निकल जाए अच्छे से, आराम से, आपके मनपसंद नंबरों से, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी आपको डिस्क्रिप्शन पूरा आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। आप या तो फिर आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको बता दूँगा। तो चलिए यहाँ पर पहले डिफरेंट चीज़ों के बारे में देखते हैं कि हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेनिक एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, इंडिकेटर्स। तो अगर मैं तुम लोग को आसान से कठिन की तरफ लेके चलूँ, तो एसिड्स पता है जिनका पीएच स्केल क्या होता है, 7 से कम होता है, उसको हम एसिड कहते हैं। या फिर जो कि ब्लू टू रेड लिटमस पेपर को बदल देते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक हम लोग के एग्जांपल हो गए एसिड बेसिस के। इसके बाद बेसिस के क्या आता है, 7+ होता है, और ये रेड टू ब्लू कर देते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो इनको बताते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। इसके बाद सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स वो होते हैं केमिकल्स, यानी कि वो कंपाउंड होते हैं जिनको हम एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो हमें मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम H2SO4 प्लस हम यहाँ पर बेस ले लीजिए NaOH, तो हम इसको मिला के बना सकते हैं क्या, Na2SO4 और प्लस का Na2SO4। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ तो Na2SO4 और यहाँ पर प्लस का H2O। तो यहाँ पर हम लोग का सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इंडिकेटर सिंपली वो होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इंडिकेटर आपका बहुत ज़्यादा केमिकली एक्टिव भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा हम बेसिक चीज़ों से भी इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये पढ़ा होगा तो एक लेवेंडर, मतलब एक पर्पल कलर के हमारे पास कड़ी पत्ते आते हैं, कड़ी पत्ते नहीं, सॉरी, वो कैबेज आती है हम लोग के पास खाने वाली, कुछ मेरे को हिंदी में उसे क्या बोलते पता नहीं, बंद गोभी बोलते शायद उसे, पर्पल कलर की आती। उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी इंडिकेटर का काम कर सकता है। उसे पानी में डाल के आप भिगो लीजिए, और फिर एक ब्लू कलर का आपको पर्पल कलर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो उससे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या। या फिर लिटमस पेपर होता है सबसे सिंपल, इन सबको टर्न करना, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, वो बता देता है क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस। तो ऐसे ही हम जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच of chemistry that studies the chemical reactions which take place in a solution of the interface of an electrical electron conductor and an ionic conductor. These reaction involve the electric fluctuation in electrolysis. बेसिकली बात ये होती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is a branch of chemistry which deals with the relation of electrical energy and chemical change. बेसिकली यहाँ पर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल चेंजेस जितने भी होते हैं उनको स्टडी, यानी उनका स्टडी, उनसे डील करने वाली चीज़ें हमारी सारी इसके अंडर आती हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्ट्रक्चर तो देखा होगा, एक यहाँ पर ऐसा करके एक वाज है, और यहाँ पर एक ऐसा वाज है, यहाँ से एक ऐसा गया हुआ है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर इंडिकेटर लगाएंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा इसके बारे में कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो बात ये होती है कि जब भी हम एक इलेक्ट्रोड और कैथोड को, वो हमारी आगे आएगी, हम इसके हिसाब से पढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात हुई है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फ्यूज्ड स्टेट विद द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अकम्पनीड बाय द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली वो होते हैं जो मैंने अभी 2 कंटेनर बनाए थे, उनमें आप जो केमिकल डालेंगे, जो सॉल्यूशन डालेंगे एक्वस फॉर्म में, उसको हम हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और उसी की बात आती है इलेक्ट्रोड्स और कैथोड्स की।
तो जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज एनोड्स होते हैं उनको हम कैथोड्स कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास एनोड होते हैं और उनको एनोड्स बोलते हैं। तो ये हम लोग के कुछ यहाँ पर ऐसी नॉमेनक्लेचर है, उनको आप याद रखेंगे। यहाँ पर आगे निकल के आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच इन फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ द मॉल्टन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जो करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे नॉमेनक्लेचर हैं, दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप याद रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन, आप आगे चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों से। यहाँ पर आगे हमसे बोला गया है, किसकी बात पूछ रहा है, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन की। तो बेसिक बात ये निकल कर आती है कि जब इलेक्ट्रोलाइट को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसएसोसिएट हो जाता है किस में, अपने कॉन्स्टिट्यूट आयन से। फॉर एग्जांपल हम NaCl या Na2SO4, या NaCl तो लिखा है ना यहाँ पर, NaCl को हम लोगों ने जब डिसोसिएट करा, जो आयनाइजेशन हुआ उसका, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो टूट गए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे Na2SO4 है, ये हमारा किससे मिलने का बनता है, ये हमारा HCl और Na2SO4 से बना। ये हमारा Na2SO4 किससे बना था, NaOH से और H2SO4 से। अब हमारे पास क्या निकल कर आया, हम लोगों ने ये देखा, तो जब हमने इसे तोड़ा तो हमारे पास Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। तो अब यहाँ पर क्या बात हमको बताने की कोशिश कर रहा है जी, यहाँ पर लिखा है कि अर्थनेस Arrhenius in 1887 gives an electronic dissociation principle according to this। तो अरेनियस ने इसका प्रिंसिपल भी दे दिया था इलेक्ट्रॉनिक डिसोसिएशन का। और डिसोसिएशन क्या होता है, जो टूट रहा है वो डिसोसिएशन है, और आयनाइजेशन ऐसी बेसिकली दोनों चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट आयन, दिस प्रोसेस कॉल्ड आयनाइजेशन। तो ये बात तो क्लियर हो गई हमारी। इसके फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब इसको पानी में डाला तो ये इसमें डिसोसिएट हो गया, यानी कि डिसोल्यूशन इन वाटर into NaCl, and the NaCl on dissolving in water dissociates into NaCl और Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो ऐसे करके यहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं हमारे पास। इसके बाद अरेनियस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिखवाए हमको, जहाँ पर आयनाइजेशन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि अगर हमारे पास दोनों कॉन्स्टिट्यूट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव NaCl के टूटने के बाद, यानी उसके आयनाइजेशन के बाद हमारे पास आ चुके हैं, तो हम उसको दोबारा NaCl प्राप्त कर सकते हैं उससे। और इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, देयर दीज आयंस आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इज़ कॉल्ड कैटाइन एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एनाइन। तो बेसिकली बात ये कही इन्होंने कि जब NaCl टूटेगा तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाले को हम कैटाइन बोलेंगे। बेसिकली आयन जो वर्ड होता है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब किस टाइप का चार्ज होगा वो तो हमारा वही बता पाएगा जो कि हैगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो उसे पॉजिटिव की तरह डील करेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर लेकर चलते हैं चीज़ों को। और यहाँ पर और भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे, उनको हम बाद में देखेंगे, जब अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन वाटर और इन आयनिक सॉल्वेंट इस मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, दीज पार्टिकल आर नोन एज कैटाइन आर नोन एज आयंस। तो बेसिकली बात ये कही, जब हम पानी में घोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट को तो वो उसमें टूट जाता है उनके आयंस में। तो ये बात तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो यही बात इन्होंने फिर से बता दी। बेसिकली पहला पॉइंट इनका यही था। तो ऐसे करके यहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी जानेंगे इसके बारे में। हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, हम लोगों ने ये पॉइंट्स पढ़ लिया था, कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं इनके बारे में क्या बोला जा रहा है हमसे। तो यहाँ पर लिखा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एंड अमाउंट ऑफ आयंस। तो बेसिकली बात ये कही गई है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एंड अमाउंट ऑफ द आयंस, यानी किस अमाउंट में आयन ज्वाइन करें इलेक्ट्रोलाइट बनने में, उस पर डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टीज़। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन डिसोसिएशन ऑन वाटर द मॉलिक्यूल डू नॉट आयनाइज, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इन द आयंस, इट्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पढ़ने के लिए हमारे पास।
और यहाँ पर अगर दूसरी उसकी बात करूँ तो यहाँ पर बात चल रही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, यानी कि अगर मैं इसको आसानी से थोड़ा आराम से पढ़ूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर द मॉलिक्यूल डू नॉट आयनाइज, ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट आयनाइज, यानी कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट को हम पानी में घोलते हैं तो सारे मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होते हैं, कुछ बच जाते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विच डिसोसिएट्स इनटू आयन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि जो हो जाते हैं, जो डिसोसिएट हो जाते हैं आयन के फॉर्म में, उसको हम उस सब्सटेंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो ये हम मान के चलेंगे कि हमें ये चीज़ क्लियर है यहाँ से। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला भी इन लोगों ने दे दिया था कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू आयन अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे करके यहाँ पर बोल के चलते हैं इनको। यहाँ पर आगे बात हो रही थी फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कौन से जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन पर। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड करता है कि उसके डिसोसिएशन पर, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो मोर आयनाइजेशन एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो लेस आयनाइजेशन। सिंपल सी बात है, नेचर कैसा है इलेक्ट्रोलाइट का, अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा आयनाइज कर पाएगा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। तो और जो आयनाइजेशन वीक वाले हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स वीक हैं, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन करने की क्षमता उनकी कम होगी। तो ये तो बात हो गई हमारी। अगली बात क्या है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है पानी में कौन सा ज़्यादा डाइल्यूट कर पा रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है। और इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द आयनाइजेशन इंक्रीजेज। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की तो आसानी सी बात है, अगर मैं आपसे एक आसान भाषा में बात बोलूँ, अगर आपने चीनी या आपने नमक को कभी पानी में घोला होगा तो आप ये देखेंगे, अगर नॉर्मल पानी में आप पानी को नमक को घोल रहे हैं तो एक टाइम के बाद घुलना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें आप हीट बढ़ाएंगे तो वो घुलना और स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि और उसमें और आप हीट बढ़ाएंगे तो और घुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या बताता है कि उनके बीच में आयनाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है जब हम उसको वाटर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, या उसका बेसिकली नेचर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द, ये बात हम करते हैं जब फैक्टर्स को हम अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन के, डिसोसिएशन के। तो यही बात निकल कर आती है यहाँ पे टेम्परेचर की। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट कौन सा है, पोलर है, नॉन पोलर है, या लेस सॉल्यूबल लेस पोलर सॉल्वेंट है, या मोर पोलर सॉल्वेंट है, तो वो भी अफेक्ट करता है उसको। तो ऐसे करके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आखिरी क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, आयनाइजेशन डिक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अगर कॉमन आयन होगा दोनों में तो उससे आयनाइजेशन डिक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल NH4Cl और NH4OH, ये हमारा एक एसिड है, एक बेस है, तो जब इन दोनों में आयन्स कॉमन है NH4 तो जब इनको मिलाएंगे तो इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी कारण से हम लोगों के डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट होते हैं ये इन पर, आयनाइजेशन निकलने पर, बस आयनाइजेशन पर इतनी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप वहाँ पर इतनी बात लिख लीजिएगा कि हाई फ्रॉम पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर, और आपकी आगे जो भी क्वेरी है या आपको कोर्स के रिगार्डिंग चीज़ें जाननी है तो वो मैं आपको वहाँ बता दूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।